नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे पैकेज की मांग, करोड़ों का नुकसान। देवभूमि उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा से राज्य को भारी नुकसान हुआ है। जगह जगह पर भूस्खलन से राज्य की 180 से अधिक सड़कें बंद हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में धार्मिक यात्रा और पर्यटन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। चार धाम यात्रा के प्रभावित होने से राज्य की आर्थिकी पर तो इसका बेहद ही बुरा प्रभाव पड़ा ही है। वहीं 31 जुलाई को केदारनाथ में हुई अतिवृष्टि के बाद जगह जगह पर हजारों लोग भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। सीएम धामी का कहना है कि अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है और शेष अन्य लोगों को भी जल्द ही निकाल लिया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि 5 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सही आंकड़े तक जनता के सामने नहीं रख रही है। सरकार ने समय रहते कोई इंतजाम नहीं किए, जिसकी वजह से नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार से ज्यादा राज्य को 5,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग की है। वहीं सत्ता पक्ष का यह आरोप है कि कांग्रेस आपदा में भी राजनीतिक अवसर तलाश रही है। कांग्रेस नेताओं को चाहिए कि वो प्रभावितों तक मदद पहुंचाने में सरकार का सहयोग करे। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। इस दैवीय आपदा ने राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया है। एक ओर जहां राज्य की आर्थिकी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के लिए केदारनाथ मार्ग और केदारनाथ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ रही है। हालांकि अभी तक सरकार ने 10,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू तो किया है, लेकिन अभी भी जगह जगह हजारों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास जारी है। वहीं राज्य में आपदा के मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। वृष्टि होगी, कितने परसेंटेज बारिश होगी, तो ऐसे में एहतियात कदम उठाए जाने चाहिए। कैंप साइट पर रहने की मनाही होनी चाहिए, यात्रा को कहीं सुरक्षित जगहों में रोका जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और भोजन की, पानी की अतिरिक्त व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारी परेशानियां वहाँ देखने को मिली है कि कांग्रेस को जब इस प्रदेश में आपदा है तो बजाय इसके कि उसमें मदद करनी चाहिए, सहयोग करनी चाहिए, तब तो वो यात्रा में निकल रहे हैं और केवल राजनीति करने के लिए, आरोप लगाने के लिए, अरे केदारनाथ का चुनाव बाद में हो जाएगा, लेकिन केवल केदारनाथ को चुनाव को नजर में रख करके अगर राजनीति करना शुरू कर देंगे, ये पूरी सरकार संजीदगी से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नजर रखे हुए हैं। कि उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज आपकी 5 तारीख हो गई है अगस्त की जो है, और बारिश की एक्टिविटी तो ठीक ठाक मिल ही रही है। जो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी अभी पास 24 आवर्स में वो मिली है। और हैवी रेन तो हालांकि नहीं है, एका दुक्का जगहों में, जिसमें कि जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में मिला डेटा, और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह हैवी रेन मिली है सामा में। बाकी हल्की से मध्यम तक की ही बारिश है, लेकिन हाँ ये कि अनेक जगहों तक है, ज़्यादातर जगहों तक में है, और सामान्य मानसून अभी मिल रहा है डे टू डे में। आगे बात कर लें, आज के बाद जो आज तो मैं कहूँगा कि सामान्य के आसपास है, उससे थोड़ा कम ही रहेगा, और हैवी रेन की संभावना थोड़ी बहुत है। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, एक आध स्टेशन मिल सकता है, या इसी तरह देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। तो ये रखे हमने आज हैवी रेन में, वो येलो वार्निंग में। तो ठीक है, ये नॉर्मल एक्टिविटी के विदिन है, और कमी एक्टिविटी आज भी सामान्य के आसपास ही दिख रही है, उससे थोड़ी कमी होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है। राज्य में पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों पर इसका विपरीत असर पड़ा है। छोटा राज्य होने के कारण राज्य के लिए आर्थिक संसाधनों को जुटाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। वहीं विपक्ष ने केंद्र सरकार से राज्य को आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र को 5,000 करोड़ की आर्थिक मदद देनी चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि केंद्र राज्य का पूरा सहयोग कर रहा है और सरकार सभी प्रभावितों तक मदद पहुँचा रही है। देखिए, प्रदेश भयंकर आपदा की चपेट में है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। प्रदेश की सड़कों का नुकसान हुआ है, विद्युत लाइनों का नुकसान हुआ है,
पेयजल लाइनें जगह जगह ध्वस्त हो गई हैं, रास्ते बंद हो गए, ग्रामीण रास्ते बंद हैं, सड़कें बिल्कुल ही भी बंद हो गई, 500 से ज्यादा सड़कें बंद है। हमारा मानना है कि लगभग आपदा की वजह से जो आपदा आई है इस बरसात में, अभी तक का जो हमारा मानना है कि 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है और सरकार को केंद्र सरकार के आगे अपना पक्ष रखना चाहिए और 5,000 करोड़ की आपदा राहत में फंड मांगना चाहिए। निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त है और विभिन्न स्थानों पर जिस तरह से आपदा की जो घटनाएं हुई हैं, भारी क्षति प्रदेश को हुई है। लेकिन हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, आपदा राहत में किसी भी प्रकार की कोई कोताही या किसी प्रकार की कमी नहीं हो रही है और सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री स्वयं 24 घंटे वहाँ का स्वयं चाहे रेस्क्यू अभियान हो चाहे आपदा राहत की बात हो, हर चीज पर आदरणीय मुख्यमंत्री की नजर है और वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जिस प्रकार जो कांग्रेस है, जितनी जिम्मेदारी हमारी सत्ता पक्ष की इस आपदा काल में बनती है, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी इस आपातकाल में होती है। और उन्हें, मुझे लगता है, कांग्रेस को किसी प्रकार की बयानबाजी करने के बजाय या राजनीतिक आंखों से इस आपदा को देखने के बजाय उन्हें इस आपदा राहत कार्यों में अपने आप को जुटाना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को जुटाना चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में आई दैवीय आपदा ने काफी नुकसान पहुंचाया है। राज्य सरकार के लिए सीमित संसाधनों से हर प्रभावितों तक मदद पहुंचाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। वहीं विपक्ष केंद्र सरकार से राज्य को 5,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री धामी केंद्र से आर्थिक मदद दिए जाने की मांग करेंगे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय करवाते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ में आज गिरिराज किशोर जी हैं, गिरिराज किशोर हिंदवान जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। और इसी के साथ शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। और अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और भाजपा से हमारे साथ में सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ेंगी। फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनके साथ में शुरुआत कर लेते हैं गिरिराज जी के साथ। गिरिराज जी, एक तरफ आपकी ओर से बड़े पैकेज की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि ऐसे मौकों पर भी ये तो राजनीति करने से बाज नहीं आते। गिरिराज जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो जी, बोलिए। हेलो। आज अगर विपक्ष आज सवाल रख रहा है, आज जो है इस समय उत्तराखंड में जो रूल कर रही है पार्टी, जो सरकार इस समय शासित है, वो भाजपा है। सवाल अगर बनते हैं तो भाजपा से बनते हैं। भाजपा वाकई आज अगर जो स्थितियां हैं इस समय, उत्तराखंड जो है आपदा का दंश झेल रहा है। समूचा प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्र आपदा का दंश झेल रहा है। सरकार जो है लास्ट मोमेंट में अगर अलर्ट मोड में आएगी तो विपक्ष सवाल करेगा। अभी भी इससे पूर्व में वनाग्नि चरम पे थी। आप देखिए, हमारी जो वन संपदा है, हमारी जो जंगल है, लगभग करोड़ों पेड़ जल के स्वाहा हो गए। हमारी वाइल्ड लाइफ जल के स्वाहा हो गई। अब आप सोचिए, सरकार अगर वहां भी लास्ट मोमेंट पे अलर्ट हुई, चारधाम यात्रा में जब क्राउड बना, आप देखिए, उस क्राउड बनने के बाद जब वाकई जो श्रद्धालुओं को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाई सरकार, आप वहां भी जो है लास्ट मोमेंट पे अलर्ट हुए, तो सवाल तो भाई तुमसे बनेंगे। सवाल अगर विपक्ष रखेगा, कांग्रेस पार्टी अगर सवाल रख रही है तो इसी वजह से रख रही है कि आप लास्ट मोमेंट पे अलर्ट होते हैं, आपकी आदत बन चुकी है। आपदा का जो दंश लोग झेल रहे हैं, आज जो स्थितियां हैं पहाड़ की, आप देखिए सुदूरवर्ती क्षेत्र में जहां भूस्खलन हो रहा है, जहां पे वाकई फ्लड है, बादल फट रहे हैं। आप देखिए, आप खुद सोचिए कि अगर सरकार जो है केवल दिखावा करती है और सरकार से अगर एक बात विपक्ष अपनी तरफ से रख रहा है कि वाकई अगर उत्तराखंड इस समय आपदा का दंश झेल रहा है, तो आप अगर वाकई अगर ये बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, आप केंद्र में भी शासित है, प्रदेश में भी शासित है, तो आप लोगों का फर्ज बनता है
कि इस समय पहले तो सरकार को इनिशियली एक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए थी। कितने इतनी बड़ी आपदा जो है इस समय पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड में आ चुकी है, आपको मरहम लगाने का कार्य करना चाहिए। और मैंने तो एक चीज मैं और आपको बताऊं, पार्लियामेंट में जब सीतारमण जी को सुना, मुझे बड़ा अच्छा उस दिन लगा कि वित्त मंत्री देश की एक प्राविधान की बात कर रही हैं कि वाकई फ्लड जोन है, आपदाग्रस्त से वाकई जो उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो सेंसिटिव जोन है, हम लोग प्राविधान करेंगे, वहां के लिए बजट की एक अलॉटमेंट, एक एलोकेशन उसमें बजट की होगी। लेकिन क्या कर रहे हैं, इनिशियली आपने क्या दिया है, आपने अलॉटमेंट क्या किया है, आपने पैसा कितना पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो फ्लड जोन है उसके लिए स्वीकृत किया, फाइनल किया है? कुछ नहीं है। आप केवल जुमलेबाजों की सरकार है, आप केवल छल और छद्म की राजनीति करते हैं। इस बात को अगर विपक्ष वाकई आपको आपके बीच में रख रहा है, क्योंकि आप शासित है प्रदेश में, आपका शासन है, सवाल भी आपसे बनेंगे। और वाकई अगर आज आपदा का दंश जो जनमानस झेल रहा है पहाड़ में, पर्वतीय क्षेत्र में, और अगर विपक्ष अपनी बात को अगर रख रहा है, आपको जगाने का कार्य कर रहा है, आप देखिए आपका आपदा प्रबंधन पूरी तरह से सुप्तावस्था में है, सोई हुई स्थिति में है। अगर उसको जगाने का कार्य अगर विपक्ष कर रहा है तो वह वाकई उत्तराखंड के जनमानस के साथ, उसके कल्याण के लिए, और उस जनमानस के साथ वाकई जो आज हमारे जितने भी, आपके बीच में एक बात और रखना चाहूंगा, जितने भी हमारे विधायक इस समय असेंबली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सारे विधायकों को बोल दिया गया है पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारा जो लीडरशिप है उसने बोला है, उसने एक निर्देशित सारे विधायकों को किया है कि जो भी जनता जो है निश्चित रूप से आप अपनी अपनी असेंबलीज में जाके उन पे मरहम लगाने का कार्य करें। विधायक निधि से अगर कोई बात बनती है, अगर कोई फंड अगर आप रिलीज करते हैं तो उसको करिए। ठीक है, आज कांग्रेस पार्टी इतनी सिंसियरली सारी चीजें देख रही है, आप देखिए। ठीक है सर, ठीक है। अभी सुनीता जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत आपका। प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सुनीता जी, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे मौकों पर भी राजनीति कर रही है, लेकिन अगर एक विशेष पैकेज की मांग की जा रही है तो गलत क्या है? पहले तो मैं कहूंगी कि लापरवाहियां बहुत सी हुई, और उसके बाद अगर विपक्ष इस तरीके की बात करता है तो सत्ता पक्ष उसको राजनीति करार दे रहा है, ऐसा क्यों? जी देखिए गरिमा जी, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये विषय है कि प्रदेश में जिस प्रकार की जो आपदा हो रही है, हम उनसे निजात कैसे पाएं, कैसे कंट्रोल करें हालातों को, और किस तरीके से हमारी जो जान माल हानि है उसको हम रोकें, और जहाँ पे रेस्क्यू के जो अभियान चल रहे हैं वहां पे हम लोगों का सहयोग करें। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही ये सब चीजें हुई, हम लोगों का यही सबसे प्रायोरिटी जो था वो यही था कि कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी ना हो। उसके लिए हमने यात्रियों से भी आग्रह किया था, और तमाम वहाँ के जो भी चीजें हैं उन सबको भी उनके सामने रखा था कि इस तरीके के यहाँ पे हालात है, मौसम है। लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया, और उसके बाद भी प्रोसेस जारी है। तो यहाँ पे ये कह देना और अपना पिन चुरा लेना कि नहीं सरकार कुछ नहीं कर रही है, हम ही मुद्दा उठा रहे हैं, अरे भाई मुद्दा आप तब उठा रहे हैं जब हम सारा कार्य करके दे रहे हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं ये आपदा में अवसर खोजते हैं, अगर इन्होंने उनकी जान बचाने के लिए अवसर खोजा होता, यात्रियों के लिए सहयोग किया होता, किसी प्रकार का सरकार को सहयोग किया होता, तब तो ये बात रखते। इनको तो खाली पवंडर करना है, चुनावी रणनीतियां इनको बनानी है, और ये देखना है कि कौन सी जगह पे कहाँ चुनाव होने वाला है, तो कौन सी संवेदनशील चीज को जो है हम भुलाएं। तो ये लोगों को देखिए, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कांग्रेस और भाजपा में। भाजपा जो है इमोशनल होकर नहीं डिसीजन लेती है। भाजपा लोगों के, जो हमारी जनता वहां पे है, देखिए बहुत सारी चीजें जो होती हैं बहुत सोच समझकर निर्णय लेने होते हैं। लोगों को जगह जगह पे सुरक्षित स्थानों में रोका गया है, ठहराया गया है, तमाम व्यवस्थाएं वहां पे की गई हैं। लेकिन उसके बाद भी अभी आप देख रहे हैं कि यात्री जो हैं वापस भी नहीं जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि भाई हम आ गए हैं घर से तो दर्शन तो करके ही जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, देखिए ये सारी कंट्रोल की जो रहती है वो सरकार करती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बवंडर बना देना कि हमको ये नहीं मिला वो नहीं मिला, जितना केंद्र सरकार ने, अगर आप पिछले आंकड़े उठाएं तो केंद्र सरकार लगातार अपने
डबल इंजन की सरकार को सपोर्ट कर रही है। हर जगह पे सरकार ने हर प्रकार की वित्तीय संस्तुतियां दी हैं, सहायता दी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारे तमाम आर्मी के जवान सभी लोग जो है वहां पे जुटे हुए हैं। सारा शासन प्रशासन वहां पे लगा हुआ है, लेकिन लोगों को डरा देना, जनता को गुमराह करना, ये कांग्रेस की देखिए ये छद्म प्रकार की जो राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, इनको ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे बाज आना चाहिए छल और छद्म की थोड़ा राजनीति सोच समझ भाजपा कर बोलना करती है, चाहिए मैडम। कि इसका क्या असर लोगों पर पड़ेगा। तो यहाँ पे मुद्दों को भुनाइए आप, लेकिन मुद्दा किसी को आहत करने वाला ना हो। आप मुद्दे उठाइए जो प्रदेश में जरूरी है, विपक्ष इसके लिए बना भाजपा है। स्ट्रॉन्ग विल अभी के आप साथ नहीं इस चल तरीके रही की है। गिरिराज बातें जी, यहाँ पे रखेंगे। गिरिराज जी सुनिए, थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिए। देखिए ऐसे बीच में फिर एक साथ नहीं बोलते ना। जी हाँ, तो देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी हमारी हमें अच्छे तरीके से पता है कि किस तरीके से प्रदेश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बनानी है। यात्रियों को, जितने भी यात्री आए, हम भी चाहते हैं कि उनको पुण्य दर्शन लाभ हो, लेकिन जब हालात जो हैं ऐसे इस तरीके के हों, क्योंकि मौसम की पल पल की जानकारी हम लोगों में शेयर करते हैं हर जगह। आज लोगों के पास में गूगल है, सब चीजें हैं, A to Z जानकारियां हमको मिलती हैं। लेकिन अभी देखिए आप सोनभद्र में उसमें कितना काफिला जो है यात्रियों का गया, तो उनका यही है कि नहीं, हम बहुत दूर से आए हैं, हमने रजिस्ट्रेशन किया है, हम प्रॉपर चैनल से आए हैं, हमको दर्शन करने हैं। लेकिन हम लोगों का भी यही है कि वो दर्शन जरूर करें, लेकिन अभी जिस तरीके की स्थितियां हैं वो कंट्रोल में हो जाएं। हमारे अभी इतने सारे लोगों को वहां पे रेस्क्यू कर रहे हैं। देखिए जो रेस्क्यू करने वाला है वो कोई रोबोटिक्स इंजीनियरिंग नहीं है, वो भी इंसान है। वो इंसानों का भी सरकार को सोचना है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ऐसे संवेदनशील मुद्दों को कांग्रेस को इस तरीके से नहीं भुनाना चाहिए। हाँ, कहीं पे कमी पेशी आ रही है, कहीं पे सरकार की तरफ से चूक हो रही है, कोई गलत चीज हो रही है, तो आप निश्चित रूप से बोले, और मैं तो कहती हूँ बाय नेम बोले। कौन प्रभारी मंत्री हैं, कौन वहां पे पर्यटन मंत्री हैं, कौन धर्मस्व मंत्री हैं, सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है उनको वो करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके पास लौटेंगे, अपनी जिम्मेदारी को लेकर आप सवाल उठा रही हैं, ठीक है। हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। शांति प्रसाद जी, ये क्या चल रहा है? एक तरफ उत्तराखंड में आपदा, लोग परेशान हैं, उनको रेस्क्यू तो चल ही रहा है, लेकिन दूसरी ओर ऐसी आपदा जैसे मुद्दे पर भी अगर अवसर क्या वाकई में विपक्ष तलाश रहा है, जैसा बीजेपी का कहना है? देखिए गरिमा जी, देश के अंदर आपदा है, दुख की घड़ी है, कई जानें चली गई है। ऐसे में कौन राजनीति में अवसर ढूंढेगा? अब क्योंकि घटना हो गई तो पक्ष और विपक्ष की बातें आप ही लोग जनता के बीच में लेकर आते हो ताकि सरकार की कार्यप्रणाली में सुधार आए। मैं बताना चाहता हूं, 2013 में केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी, सबक क्या लिया सरकार ने? कोई भी सरकार हो, उत्तराखंड में केंद्र की सरकार जो कहती है कि डबल इंजन की हम सरकार है, यहाँ वित्त मंत्री का ये कहना कि हम आपदाग्रस्त राज्य को, यूकेडी उत्तराखंड को हम पैकेज देंगे। और अब देख लीजिए घटना के बाद यहाँ आवाजें उठने लगी। कोई कह रहा 5,000 करोड़ दो, कोई कह रहा 2,000 करोड़ दो, कोई कह रहा सरकार सो गई। हम ये पूछना चाहते हैं, जब उत्तराखंड में आपदाएं आती हैं, हर वर्ष की ये घटनाएं हैं, तो भाई आज तक नीति नियंताओं ने कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया कि आपदा से पहले डीएम के माध्यम से जनता को राहत देने के लिए, चाहे फिर वो आर्थिक हो या भोजन की हो, किसी भी तरीके की हो, वो तुरंत मिल जाए। ये क्या कारण है कि आपदा होने के बाद मुख्यमंत्री जी आवेदन करेंगे, फिर अगले साल वो पैसा किसी को 5 रुपए, किसी को 10 रुपए मिलेगा? ये कौन सा कानून है, कौन सा तरीका है राज्य को चलाने का? और जब आपको पता है कि आपदा आती है, एनडीआरएफ का आपने डिपार्टमेंट बना रखा है, तो अब ये बाद में चिनुक लगाने की क्या जरूरत थी? अगर आपकी व्यवस्थाएं और आपका नियमावली बनी होती सही तरीके से, तो सड़क टूटने से पहले तमाम वो सुविधाएं जो है जनता को मिल जाती। वहां राशन नहीं पहुंच पा रहा, आज दिखा रहे थे थोड़ा बहुत की जो है कहीं सब्जी भेजी जा रही है। कहने का मतलब है सरकार का इस आपदा में पोल खुल के जनता के बीच में आ गई, और अब मुख्यमंत्री जी अपनी जान बचाने के लिए वहां पब्लिक के बीच में जाके खड़े हो रहे। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री यदि वहां खड़े हैं तो इसका मतलब प्रशासन फेल है।
भाई आपका काम वहां पर उनके साथ खड़े होने का नहीं है, आपका काम है कि किस तरीके की सुविधा की जरूरत है वो वहां पहुंचाया जाए पैसा। डीएम कह रहा है देखेंगे करेंगे, सरकारी मशीनरी अपने दम जान जोखिम पर डाल के लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, और वाकई सरकार बड़ी मुस्तैद है, तो फिर पुलिस उसकी सेना की जरूरत क्या पड़ गई? कहने का मतलब है जब सरकार फेल होती है तब सेना को आगे आना पड़ता है। यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक फेलियर है कि आपको 5 साल जनता ने सत्ता दी और अगले 5 साल के लिए आपको फिर बैठा दिया। हर वर्ष आपदा आती है, आपके रटे रटाए जवाब होते हैं, देखेंगे करेंगे, और बहुत प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं। अगर इसी तरीके संज्ञान लेने से आपदाओं में जनता को राहत मिलती तो आज उत्तराखंड से पलायन ना होता, उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम ना होती, उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से हाय हाय त्राहिमाम पहाड़ों में हो रहा है ऐसा ना होता। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, सुबह सड़क बनाते हैं शाम को टूट जाती है, यानी कि 40% कमीशन के कारण उत्तराखंड में जो सड़कें बनी हैं वो भी बहुत ज्यादा सरकार की खिल्लियां उड़ा रही हैं। इसीलिए हमारा विपक्ष के नेता होने के नाते जो हम सवाल कर रहे हैं कि आज आप हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कर रहे हो, यदि वाकई आपकी चाक चौबंद व्यवस्था होती तो केदारनाथ में ऐसी स्थिति ना होती। 2013 से अगर आपने सबक लिया होता तो 11 साल कम नहीं होते, 11 साल के अंदर आप ऐसी चाक चौबंद व्यवस्थाएं बना देते। आप सेकंड रूट जरूर बना के रखते कि यदि कभी कोई सड़क कहीं से टूटेगी तो एक रूट पैदल का ऐसा भी होगा जहां से आदमियों को निकाला जा सकता है। मगर दुख की बात है जो सरकार केवल 40% कमीशन पर ध्यान रखे, भ्रष्टाचार जिनके चरम में हो, उस सरकार से यह उम्मीद करना कि वो किसी भी वेदर में जनता को न्याय देगी, राहत देगी, ये संभव लगता नहीं है। ये यात्रा के टाइम पर यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराकर यात्रा खराब कर देते हैं, पहाड़ के व्यापारियों की कमर तोड़ देते हैं, और जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि पर्यटक बहुत ज्यादा आगे इसलिए जाम लग रहा है। कहने का मतलब है किसी एक वेदर पे भी सरकार सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि इन 24 वर्षों में आज तक किसी भी चैनल ने, किसी भी अखबार ने सरकार की वाई नहीं करी। एक तरफ हमारे केदारनाथ में आपदा रखी है, दूसरा मुख्यमंत्री जी अखबारों के माध्यम से जो है अमर उजाला में कार्यक्रम शो कर रहे हैं कि उत्तराखंड में चमन ही चमन है। पूरे भारत के लोगों को उत्तराखंड में लाकर आप क्या दिखाना चाह रहे हो? एक तरफ राज्य में त्राहिमाम मची हुई है और दूसरी तरफ यहाँ पर आप उत्साह मना रहे हो। ये बताता है कि ये जुमलेबाजों की सरकार है, भ्रष्टाचार इनके खून में है, और जब ये फंसते हैं तो राम का और श्याम का नाम लेकर जनता को गुमराह करते हैं। ये बेशुद्ध राजनीतिक बेईमान पार्टी है भाजपा। अब इनकी पोल खुल रही है तो इनसे जनता को जवाब दिए नहीं। ठीक है शांति प्रसाद जी, ठीक है, बिल्कुल अभी जवाब देते हैं। सुनीता जी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहती है? ठीक है, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष लगातार एक पैकेज की मांग कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष विपक्ष के इस बात को भी राजनीतिक करार दे रहा है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए अरुण शर्मा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत अरुण जी आपका। अरुण जी, पूरे मुद्दे पर क्या राय है आपकी? क्योंकि एक तरफ उत्तराखंड आपदा से फिलहाल परेशान है, हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में जो हालात हैं वो परेशान कर देने वाले हैं। सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसे मौके पर भी जब हम पूरी तरीके से हमारा पहला ध्यान लोगों को बचाने में, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में, इस आपदा से निपटने में है, विपक्ष राजनीति कर रहा है। अब आपको असल में एक विशेष पैकेज की मांग क्या राजनीति लगती है? नहीं, देखिए पहली चीज तो ये आप भी और तमाम जितने लोग डिबेट में बैठे ये सब बोल रहे हैं कि ये आपदा है। तो आपदा का मतलब आपदा ही होता है। आपदा कोई नाप के नहीं आती कि आप 100 ग्राम की तैयारी कर रहे हैं या 250 ग्राम की कर रहे हैं या 1 किलो की कर रहे हैं या 5 किलो की। आपदा तो आपदा है। और दूसरी चीज, जैसे अभी चर्चा करी भट्ट जी ने कि पिछले दिनों तमाम जगह आग लगी वनों के अंदर, तो जब आग लगी और वो जो पेड़ जल गए तो उनकी जो जड़ें थी वो खोखली हो गई, सूख गई। जो मिट्टी को जकड़ने वाली स्थिति होती है जब पेड़ लगते हैं
तो पेड़ इसीलिए लगाए जाते हैं कि वो मिट्टी को जकड़ के रखे, जिससे कहीं भूस्खलन ना हो। लेकिन वो आग ने वो जड़ें सुखा दी, और उसके बाद जब बारिश पड़ी तो वो पहाड़ बिल्कुल खोखले हो गए, वो भर के सारे नीचे आ गए। ये एक सही बात है कि जब 2013 में आपदा आई थी तो उस टाइम तमाम काम हुए, और अच्छे काम भी हुए और बुरे काम भी हुए। उस बहस में जाना बेकार है, वो लंबी हो जाएगी फिर। और दूसरी चीज ये है कि उसके बाद कुछ जगहों पर निर्माण हुए, और निर्माण हुए, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ये आकलन लगाने में विफल रहे कि अगर बादल फटेगा तो उसके बाद वहां की स्थितियां क्या हो। गरिमा, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि 91 के आसपास जो ऋषिकेश से सटा हुआ क्षेत्र है, जहां इन दोनों कांवड़ की भरमार थी, नीलकंठ के आसपास के गांव में आपदा आई थी, और हम लगातार 15 दिन तक ऋषिकेश से उन जगह पे जाते रहे और फोर्स के साथ रेस्क्यू करते रहे। तो उस टाइम क्योंकि रुड़की यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक आ रखे थे और उनके साथ मेरी बहुत डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने तब मुझे सिंपल सा फॉर्मूला बताया कि अगर 24 घंटे मूसलाधार बारिश हो रही है तो जो पानी का लेवल है वो 2 इंच बढ़ता है। अब उस 2 इंच पाइप की फोर्स क्या होती है ये सोच लीजिए सारे लोग। लेकिन अगर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, बादल फट रहा है, तो पानी का लेवल सीधे सीधे 24 इंच बढ़ जाता है। तो 24 इंच पानी का फोर्स कितना होगा ये सोचिए। तो उसके रास्ते में जो भी आ जाता है, क्या वो मकान आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, पेड़ आ रहे हैं, या कुछ और आ रहा है, पुल आ रहे हैं, वो सबके सबको बहा कर ले जाता है। तो उस पर किसी का जोर नहीं हो सकता। हम इस पे तो कर सकते हैं कि अगर इस तरह की घटना कोई हो जाए तो बचाव के उपाय क्या होंगे जो प्रभावी होने चाहिए, जिससे जान माल की क्षति को बचाया जा सके। देखिए, सड़क, मकान, पुल दोबारा बन सकते हैं, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं आ सकती, और महत्वपूर्ण वो जिंदगी बचाना है। और मुझे लग रहा है कि पिछले ये जब क्लाउड बर्स्ट आया, ये जो अभी 31 तारीख को हुआ, उसके बाद से पहला जो एम रहा सरकार का वो जिंदगी बचाने में रहा। अब वो अलग बात है कि बाद में हमें पता लगा है उस मलबे में कितने लोग दफन हो गए, लेकिन जैसा कि वहां की एसपी ने दावा किया है कि तमाम लोगों से संपर्क हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें वो आपदा याद है कि जिसमें केदारनाथ की आपदा में लगभग 7,700 के करीब लोगों के सरकारी आंकड़ों में मृत घोषित किए गए थे। लेकिन कहने वालों का कहना था कि वहां जो नेपाली मजदूर काम कर रहे थे, वहां जो साधु रह रहे थे, या जो गांव के गांव तबाह हो गए उनका पता नहीं है, तो वो संख्या कुछ और है। और ये उस टाइम तमाम भाजपा के नेताओं ने भी दावा किया था कि मरने वालों की संख्या 10,000 से ऊपर हो सकती है केदारनाथ में। लेकिन चलिए, वो तो गर्त में चला गया। अब सवाल इस चीज का है कि कैसे स्थितियों को सुधारा जाए और कैसे उन लोगों को सकुशल अपने घर भेजा जाए। मुझे लगता है ये प्राथमिकता सरकार की है और होनी भी चाहिए। पहले जो लोग वहां फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए सुरक्षित स्थानों पर, और उसके बाद उनको अपने घरों पर। लेकिन एक चीज और है गरिमा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता यहां बैठी है जो हमारी डिबेट में एक तरह से सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही है। ये होना चाहिए कि भविष्य में जो यात्रा का लोड है उसको किस तरह निश्चित किया जाए, एक बात। दूसरी चीज, ये अव्यवस्थाएं ना हो कि लोग होटलों में अपनी बुकिंग करा चुके हों और उसके बाद उन्हें पता लगे कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और मैं तो ये कह रहा हूं, करोड़ों लोगों की बुकिंगें कैंसिल हुई है। मेरे जानने वाले कई ऐसे रिजॉर्ट मालिक हैं जिनकी 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की बुकिंग इसलिए कैंसिल हो गई कि बाद में ये लागू हुआ कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब जो उनके लिए कमाने का टाइम था वो गंवाने का हो गया, जैसे कोरोना में हुआ। होटल बंद रहे, सरकार ने घोषणा कर दी कि उस दौरान हम तमाम लोगों के ब्याज माफ करेंगे जिन्होंने लोन वगैरह ले रखा है, लेकिन आज तक कोई माफ नहीं हुआ। मेरे पास आज भी
उत्तरकाशी के एक होटल मालिक का फोन आया था कि सर मैंने 13 की आपदा के बाद पहले तो वहां यात्रा बंद हो गई, उसके बाद कोरोना आ गया, अब मैंने जो लोन लिया मैं वापस नहीं दे रहा हूं, और विभाग ने जितना मैंने लोन लिया था उसके ब्याज मिला के कोऑपरेटिव ने, बैंक ने उसको 4 गुना कर दिया, और अब ये स्थिति है कि वो तारीख पे तारीख भुगत रहा है। तो ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। ऐसे तमाम हो सकते हैं लोग जो आज भी उन आपदाओं का दंश झेल रहे हैं। सवाल इस चीज का है कि उनको भी राहत देते हुए किस तरह प्रभावी ढंग से इस तरह के काम किए जाएं कि आगे आने वाले समय में भी नुकसान कम से कम हो सके। हम एक दूसरे को कितना भी दोष दे दें, हमारा कोई दोष नहीं है और ना उन लोगों का दोष है जो इस आपदा में फंस। आज बिल्कुल सही बात है, मौसम की सटीक जानकारी हमें मिलती है कि कब कहां कितना रेनफॉल हो सकता है, कहां क्लाउड ब्रस्ट हो सकते हैं, कहां हिमपात हो सकता है, कहां ग्लेशियर पिघल सकते हैं, टूट के आ सकते हैं, ये हमें पता लगता है। तो सवाल इस चीज का है कि जब हमें ये जानकारी मिले तो हम इनका सही इस्तेमाल करें। बिल्कुल, लेकिन देखिए वो इस्तेमाल नहीं हो रहा क्योंकि हम आपदा, ऐसा नहीं है उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर इस तरीके की चीज़ों की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं, तो ऐसे में तैयारियां भी उस लिहाज की अधिक होनी चाहिए ताकि निपटने में आसानी हो। सुनीता जी, अब आपके पास आएंगे। आपने सबकी प्रतिक्रिया तो सुन ली होगी, चाहे गिरिराज जी हो या शांति प्रसाद भट्ट जी। बड़े आरोप शांति प्रसाद जी ने भी लगाए और जो वरिष्ठ पत्रकार अरुण जी हैं इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए आप जानते हैं अगर इस लिहाज से तैयारियां करेंगे ना तो आसानी होगी, क्योंकि न जाने कितने लोग तबाह हो जाते हैं मैम। यह आपदा हम और आप सिर्फ यहाँ पर पढ़कर इस पर चर्चा करके निकाल देते हैं, लेकिन जिस घर का एक भी शख्स अपनी जान गंवाता है या जिस घर का सब कुछ तबाह हो जाता है उस घर से पूछे कि आपदा नहीं पूरे जीवन को बर्बाद कर जाता है। तो उतनी तैयारियां क्यों नहीं होती? हर बार कोई ना कोई लापरवाही, हर बार कोई ना कोई कमी क्यों? और विपक्ष, सिर्फ विपक्ष ही थोड़ी सवाल उठाता है। विपक्ष का काम चलिए आपके विपक्षी हैं वो उठा रहे हैं, लेकिन आम जनता भी तो पूछ रही है ना। अरुण जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विपक्ष में तो नहीं बैठे, ये भी वही बात कह रहे हैं कि भाई तैयारियां अगर उतनी अच्छी करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी या ऐसे हालात नहीं होंगे। गरिमा जी, एक बात रखना चाहूंगा। सुनीता जी को पहले सुन लें गिरिराज जी, उसके बाद आए आपके पास, क्योंकि अब आप सब लोग कह चुके हैं, अब उनकी प्रतिक्रिया आएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद मैं आपके पास ही आऊंगी, ठीक है गिरिराज जी? सुनीता जी आप जल्दी से अपनी बात को पूरा करिए। जी जी, देखिए गरिमा जी, जो अरुण भाई साहब ने अपनी बात रखी, निश्चित रूप से मैं पूरी तरीके से बड़ी जिम्मेदारी के साथ में अग्री करती हूँ, लेकिन जैसे क्लाउड बर्स्ट की इन्होंने बात की और जो यहाँ पे सरकार की तरफ से अगर कह रहे हैं कि जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो नाकाफी है, इससे मैं अग्री नहीं करती हूँ इस लाइन से। क्योंकि देखिए क्लाउड बर्स्ट कहाँ होना है, कब होना है, ये किसी को पता नहीं होता, और ये प्राकृतिक आपदाएं जिस तरीके से आती हैं ये कहाँ आ जाए हमें खुद इतना ज्यादा सटीक आंकड़े हमारे पास नहीं होते। आशंका होती है, मौसम विभाग के अकॉर्डिंग आशंका होती है, बट वो कहाँ होगी, कब होगी, इसका पूरा अभी तक हमारे पास इस तरीके का कोई वो नहीं है। लेकिन हमारे पास देखिए सारे, अभी आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू में हम लोग जो हैं MI-17 का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एयरलिफ्ट कर रहे हैं, लोगों को चिनूक के माध्यम से भी रेस्क्यू किया जा रहा है। तमाम जो सरकार की तरफ से सुविधाएं होनी चाहिए हम वो पूरी कर रहे हैं। हमारे प्रत्येक जवान किसी भी, मैंने कहा कि SDRF के हैं, NDRF के, जान हथेली पर रखकर लोगों को बचाते हैं। और श्रद्धालु जिस प्रकार से, क्योंकि देखिए हमारी प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी श्रद्धालु हमारे प्रदेश में आए हैं वो सकुशल वापस लौटें, अपने दर्शन करके लौटें और एक सुखदमयी आनंदमयी अपनी यादें लेके जाए। कोई परिवार ऐसा नहीं चाहता कि हमको किसी प्रकार का कोई घाव लगे, कोई दुखद घटना हो, पर किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। यहाँ पे देखिए कमियां कभी कम ज्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, कई बार चीजें पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि युद्ध स्तर पर हम सारे रेस्क्यू जो अभियान है वो कर रहे हैं। सभी खाने पीने की सुविधाएं दी जा रही हैं, रहने की दी जा रही हैं, सारी उनकी प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें सुनिए, आप ठीक कह रही हैं कि आपकी ओर से सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। सुनीता जी, हर प्रकार की चीजें वहाँ पे मुहैया की गई।
सुनीता जी, तो आप बिल्कुल और ठीक सबसे कह रही हैं बड़ी कि ये बात, सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे इंतजाम तब हो रहे हैं जब आपदा आ चुकी है, उनके रेस्क्यू के इंतजाम किए। एक कहावत आपने सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या वो नहीं अप्लाई की जा सकती? क्या पहले से कुछ तैयारियां नहीं हो सकती? डेफिनेटली आई एग्री कि प्रिवेंशन इज बेटर। हाँ, मेन बात ये है कि जब आपके पास वो, देखिए क्या होता है कि हमने सारी चीजें रखी हैं, लेकिन हमने एक लिमिटेड सोर्स तक रखी हुई होती है। जब जिस प्रकार की घटना होती है उस तरीके से फिर उन चीजों में जो है हम लोगों को तत्काल सारी साधन जुटाने होते हैं। और अब आप सब जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है, आप 10 जगह 10 चिनूक भी नहीं रख सकते हैं, आपको वो उसी इमरजेंसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें लानी पड़ेंगी। तो ये सारी हम सभी जानते हैं और अग्री भी करते हैं कहीं ना कहीं। बात ये है कि हमारे, देखिए जितने भी श्रद्धालु आए हैं, हमारी कोशिश ये है कि वापस भेजा जाए और उनकी सुरक्षा से सबके कोई चूक ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप सभी लोग श्रद्धालु उत्तराखंड देखो आए हैं, सभी सकुशल अपने घर वापस जाए। तो सरकार जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पल के अपडेट ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए विनशंकर पांडे जी एक बहुत वरिष्ठ आईएएस और ठीक है। सुनीता जी की आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले गिरिराज जी को जोड़ लेते हैं। गिरिराज जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे। और देखिए वो कह रही कि हमारी ओर से तो सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। जी नहीं, गरिमा जी, अभी 2 दिन पूर्व जो है मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट धामी साहब का मैंने सुना कि आपदा को हम रोक नहीं सकते, लेकिन धामी साहब उपाय तो हो सकते हैं ना। अभी जितनी बात हो रही है, अभी मैंने आपके बीच में जो बात रखी कि ये सरकार जो है भाजपा, ये लास्ट मोमेंट में अलर्ट मोड में आती है। चाहे वनाग्नि की बात की मैंने, चाहे मैंने 4 धाम यात्रा में जो क्राउड बढ़ा उसकी बात की। आज जो आपदा है, वाकई जो है आज स्थितियां इतनी विस्फोटक हैं, इतनी विकराल रूप ले चुकी हैं, और आप लास्ट मोमेंट में अलर्ट होते हैं। आज गरिमा जी भाजपा को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रांग विल दिखाते हुए, सेंटिमेंट्स और इमोशंस को साथ लिए हुए, अपने अपने जितने मंत्रीगण हैं, जितने विधायकगण हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं उस आपदाग्रस्त क्षेत्र से, पर्वतीय क्षेत्र में, निश्चित रूप से उनको मरहम, अगर बार बार कांग्रेस पार्टी ये बात रख रही है कि आपकी तरफ से आपके पूरे सेंटिमेंट्स और इमोशंस के साथ पूरी तरह से जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है, जो आपदा का दंश जो जनमानस झेल रहा है, उस तक आपको पहुंचना चाहिए। आज गरिमा जी आपके माध्यम से मैं भाजपा से एक और बात में भाजपा के बीच में रखना चाहूंगा। सरकार है उत्तराखंड में, और डबल इंजन की सरकार जो बोली जाती है, केंद्र में भी सबसे बड़ी पंचायत में वो लोग बैठे हुए हैं। एक बात मैं रखना चाहूंगा गरिमा जी आपके माध्यम से कि पर्वतीय राज्य जितने भी हैं उनके लिए नेचुरल क्लैमिटी, कि निश्चित रूप से आपदा का दंश पर्वतीय, समस्त पर्वतीय राज्य झेलते हैं, उनके लिए एक बजट की एलोकेशन करें, एक बजट को अलॉटमेंट एक बजट का हो जो निश्चित रूप से ऐसे आपदा का दंश जब प्रदेश झेलता है, पर्वतीय क्षेत्र झेलता है, पर्वतीय राज्य झेलता है, तो उसमें वाकई वो एक मरहम का कार्य करे। और इसके साथ साथ जो मैंने बार बार मैं बात रख रहा हूं कि सरकार आज भी चेते, आज भी अगर अलर्ट मोड लास्ट मोमेंट जो बोला जाता है इस सरकार को, तो इस वजह से बोला जाता है कि इसकी पुनरावृत्ति ये लोग करते हैं। और आज जो पहाड़ में जो जनमानस है, वाकई आज स्थितियां देखिए पहाड़ की गरिमा जी, 500-500 600 सड़कें जो है वो ब्लॉक हो चुकी हैं, सब्जियां नहीं पहुंच पा रही है, राशन नहीं पहुंच पा रहा है लोगों के पास। अगर ग्राउंड जीरो पे जाके वाकई, और आज अगर ये बोला जाता है कि भाजपा के जितने भी मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, आज हम लोग अपने जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के जो असेंबली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं विधायकगण, सबको पार्टी की तरफ से निर्देशित किया गया है कि अपनी अपनी असेंबलीज में जाके आप लोग निश्चित रूप से पूरे इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ उस जनमानस के साथ जुड़े जो आज वाकई अपने को कष्ट में पा रहा है।
उनके दुख को दूर करने का कार्य करें। यही बात मैं सरकार के बीच में जाके रखना चाहूंगा, सरकार के लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप लोग पूरी तरह से इस समय लास्ट मोमेंट में अगर आप अलर्ट हुए हैं तो आपकी जो भागीदारी है, आपका जो कार्य क्षमता है वो निश्चित रूप से 4 गुनी हो जानी चाहिए। आज अपने जितने भी ब्यूरोक्रेट आपके हैं, आज जितने भी आपके अधिकारीगण हैं, प्रशासन है, उससे सरकार कम्युनिकेशन बनाए, केवल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तक सीमित न रहे कि आपके मंत्रीगण जा रहे हैं और फोटोग्राफ और फोटो प्रिंट मीडिया में छप रहा है, आपकी वीडियोग्राफी हो रही है। ये सारी चीजें आप उत्तराखंड का जो निश्चित रूप से जनमानस है वो ये सारी चीजें सहन नहीं करेगा। आज गरिमा जी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि पूरी पॉलिटिकल विल दिखाते हुए, स्ट्रांग विल दिखाते हुए आप लोग अपने पूरे समूचे पर्वतीय क्षेत्र में जाके, और सरकार इस समय अपनी भागीदारी वाकई पूरे इमोशंस के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ अपने पूरे जो भागीदारी होती है उसको निभाए। ठीक है, ठीक है अरुण जी, देखिए बात वहीं पर आकर अटक रही है ना कि सरकार की भागीदारी जो है वो पहले से ठीक होती तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता। देखो गरिमा, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। उसका कारण ये है कि जिस दिन से ये आपदा आई है उस दिन से वहां पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और उसके बाद आर्मी भी लग गई, क्योंकि कई जगह पुल टूट गए थे और आर्मी इमरजेंसी में वो पुल बनाने में एक्सपर्ट होती है, उनकी कुछ यूनिट्स हैं वो एक्सपर्ट होती हैं और उन्होंने वो किया भी है काम। कई जगह 24 घंटे में, कई 72 घंटे में उन्होंने वो लोहे के ब्रिज बना भी दिए। तो वो जिस का जो काम है वो कर रहा है, ये ठीक बात है। देखिए इस बात से शायद ही कोई इनकार करेगा कि जब हमें पता है कि हमारा क्षेत्र आपदाग्रस्त क्षेत्र है, हमारे यहाँ हर बरसात में आपदाएं आती रहती है, तो उसके लिए तैयारी पहले से होनी चाहिए। लेकिन इस बरसात में तमाम जगह पे जेसीबी तैनात है कि कहीं भी सड़क ब्लॉक हो तो जेसीबी उस सड़क को खोले। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो क्लाउड बर्स्ट है, जो बादल फटना है, इसका अंदाज शायद कोई भी नहीं लगा सकता कि उसकी डेंसिटी कितनी होगी, उस पानी का वेग कितना होगा और वो पानी की दिशा कहां होगी, ये शायद कोई अंदाज नहीं लगा सकता। और इसी वजह से जब भी ये नुकसान होते हैं, इसी वजह से होते हैं क्योंकि उन चीजों का पहले से कोई आकलन नहीं लगाया जा सकता। मौसम विभाग केवल भविष्यवाणी करता है कि इन जगह पर भारी वर्षा हो सकती है या क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, इस तरह के अंदाज लगा सकते हैं। और वो कई जगह पे अभी तो हमें आश्चर्य हो रहा है, पिछले दिनों शांति भाई मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि भारी वर्षा की चेतावनी मौसम विभाग ने दी और जिला प्रशासन ने छुट्टी घोषित कर दी इंटर तक के स्कूलों की, आंगनबाड़ियों की, और उस दिन बारिश ही नहीं हुई। तो क्या करेंगे? तो क्या हम मौसम विभाग को फांसी चढ़ा दें कि उनकी भविष्यवाणी गलत होगी? ठीक है, वो बारिश शहरी क्षेत्रों में नहीं हुई लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तो हुई, क्योंकि बारिश आज की तारीख में एक साथ सब जगह नहीं हो रही है, स्कैटर्ड रेन हो रही है। किसी इलाके में, देहरादून की बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले राजपुर रोड जहां मेरा ऑफिस है वहां बारिश हो रही थी बहुत थी, लेकिन रिस्पना में नहीं थी। लेकिन ये कुछ नया थोड़ी है, इस सब के बारे में भी तो परिचित है ना। क्या मेरे को सुनाई नहीं दिया गरिमा? अरुण जी, ये जो आप बात कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। देखिए मौसम विभाग तो अपने आंकड़े लाता है, उसकी अपनी एक साइंस है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में कब कहां पर बारिश शुरू हो जाए या कब कहां पर रुक जाए, ये कोई नया थोड़ी है। देखो गरिमा, देहरादून को तो इस हिसाब से सबसे बढ़िया शहर माना जाता था और इसीलिए यहाँ रिटायर्ड लोग बसते थे कि यहाँ थोड़ी भी गर्मी होती थी तो उसके बाद तुरंत बरसात शुरू हो जाती थी और ये कहा जाता था कि देहरादून की बारिश का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहें या कुछ, देहरादून में भी मौसम में बहुत परिवर्तन आया। पिछले दिनों हमने 45-46 डिग्री गर्मी भी झेली है। तमाम लोग बैठे हैं जो डिबेट में, वो इत्तेफाक करेंगे इस चीज से। और कहीं ना कहीं ये उन्हीं चीजों का असर है जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है कि देहरादून जैसे शहर में भी हमको 45-46 डिग्री गर्मी झेलनी पड़ी। अभी 1-1.5 महीने पहले, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, बरसात से जस्ट पहले। और आज की स्थिति है उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी है। जब धूप निकलती है तो वो ह्यूमिडिटी हो जाती है।
वो एक बरसात का वो बरसात की एक विशेषता है कि जब बारिश में कहते हैं कि भादों का महीना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि बारिश होती है और जहां धूप निकली तो आपको चारों तरफ ये लगता है कि चिपचिपापन शुरू हो गया ह्यूमिडिटी के कारण। तो यही बात मैं कहूंगा, और साथ में ये भी कहूंगा क्योंकि सुनीता जी यहाँ बैठे, ठीक है, ठीक है, इस वक्त सबसे बड़ी चीज राहत कार्य का है सवाल, और राहत पहुंचाने का है। ठीक है, ठीक है। अब शांति प्रसाद जी के पास जाते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या शांति प्रसाद जी, राहत के जो इंतजाम है जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि भाई ये ठीक नहीं है, राहत पैकेज की इनकी ओर से मांग की जा रही है। अभी अरुण जी ने भी यही कहा कि सबसे अहम राहत के जो चीजें हैं वो किस तरीके से राहत कार्य चल रहा है वो देखना है, लेकिन क्या इंतजाम ठीक नजर आ रहे हैं? चलिए, मैं तो पहले की बात कर रही थी कि भाई ऐसा क्यों है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो करना चाहिए था, लेकिन अगर वहां पर भी लापरवाही हुई तो अब ताजा हालातों पर ही बात कर लेते हैं। क्या राहत कार्य जो है, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, वो ठीक तरीके से, ठीक गति से काम कर रहे हैं? देखिए, सवाल ये नहीं है कि राहत कार्य नहीं हो रहे हैं, राहत कार्य हो रहे हैं, मगर जितनी जनसंख्या में आदमी फंसे हैं तो क्या रात दिन आपके हेलीकॉप्टर 4 दिन क्या और अगले 15 दिन चलेंगे? सवाल खड़ा इसलिए हो रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी दुर्घटना क्षेत्र में जाकर खड़े हो गए, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर पकड़ के देहरादून में एक प्राइवेट कार्यक्रम में भी शामिल हो गए। तो इससे पता चलता है ना कि आपकी संवेदनाएं क्या हैं। आपको छपास बीमारी लग गई, अखबार में छपना चाहिए, चाहे केदारनाथ में छपे चाहे उत्सव में छपे। उनको क्या ये इस कार्यक्रम को किनारा नहीं करना चाहिए था ये कहकर कि मेरा राज्य में संकट है? इवन उनको तो उस अखबार के मालिक को भी कह देना चाहिए था कि इस समय पर इसको स्थगित करो, राज्य के अंदर जो है आपदा का समय है, ऐसे में ठीक नहीं है। तब तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को वाकई जो आपदा में मरे हैं उनसे संवेदनाएं हैं उनके साथ में, और जो फंसे हैं उनके प्रति भी जो है बड़े चिंतित है। मगर मुख्यमंत्री जी का ये उछल कूद मचाना कि इधर भी छपूं उधर भी छपूं, मैं ही छपूं बाकी कुछ ना छपे, तो फिर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है, ये आरोप नहीं है। फिर दूसरा, जब डीएम छुट्टी कर सकता है मौसम विभाग को देखकर, और मुख्यमंत्री जी करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान करा सकते हैं यात्रा में भीड़ देखकर, और रजिस्ट्रेशन के नाम पर यात्रा को रोक देते हैं, तो भाई जब आप इतने जिद्दी थे ही, तो जब मौसम विभाग ने कह दिया था आप भी रोक देते कि कोई यात्रा जो है नहीं जाएगी ऊपर जब तक मौसम विभाग क्लियरेंस नहीं देता। मेरा कहने का मतलब है, जब आदमी जा रहा है तो कोई रोक नहीं है। उससे बड़ी बात यह है गरिमा जी, इससे बड़ा मजाक क्या होगा? एक तरफ यहाँ पर त्राईमाम हो रही है और इनका विधायक जो है परिवार सहित केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से जा रहा है, वो वहां हाथ हिला के टाटा बाय बाय बोले बोले ऐसे कर रहा है जैसे राज्य के अंदर चारों तरफ खुशहाली हो। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई नहीं जाएगा और कोई जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, 2 दिन हो गए, मदन कौशिक पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? आप अन्यों पर तो 2 मिनट में मुकदमा लगा देते हो कि सरकार की अवहेलना करने पर, तो फिर आप मदन कौशिक पे क्यों नहीं? तो हम सवाल खड़े ना करें। फिर बात आ जाती है कि जब आपको पता है कि आपसे आपदाओं के समय पर व्यवस्थाएं नहीं संभलेंगी, तो अगर उससे पहले ही व्यवस्था कर देते तो हजारों आदमी ऊपर ना फंसते। फिर जब हम कहते हैं कि 40% कमीशन के कारण सड़कें खराब बन रही है, वैकल्पिक मार्ग आप बना नहीं रहे हो, रास्ते एक हैं, भीड़ यहाँ पर करोड़ों की हो जाती है, ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था बनाइए, तब आप हमारी सुनते नहीं हो। और जब आप फंसते हो तब आप कहते हो कि राज्य को बदनाम कर रहे हैं विपक्ष के लोग। मुझे गरिमा जी इस डिबेट से लेकर पिछली 24 साल की कोई एक डिबेट दिखा दीजिए जिसमें आपने ये कहा हो कि यात्रा बहुत सुचारू हो रही, सरकार ने राज्य को मद्देनजर रखते हुए तमाम सुविधाएं रखी, यात्रा संपन्न हुई। मुझे एक डिबेट दिखा दीजिए, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। भाई विपक्ष का काम है कमियां बताना। अब आप बताइए, वित्त मंत्री सीतारमन जी को विपक्ष ने तो कहा नहीं कि आप पैसा मत देना, वो कह रही है दूंगी। बताओ आप मुख्यमंत्री जी कहाँ गए भाई? क्यों नहीं दे रहे? क्यों पैकेज की बात आ रही? जब आपका आपदाग्रस्त राज्य है तो क्यों नहीं आपने रिलीज करवाया अपने नाम 10,000 करोड़ रुपए? ये 5 सांसद हम वहां पर क्या मूंगफली खाने के लिए भेज रहे या रेलवे स्टेशन में जाके सोने के लिए भेज रहे? और जब इनसे सदन में चर्चा की जाती है तो कैसे राज्य की बेइज्जती होती है। आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, पूछ रहे आगरा की बात कर रहे घाघरे की, ऐसी स्थिति इन लोगों की हो गई है। तो हमको गुस्सा नहीं आएगा कि उत्तराखंड जो पढ़ा लिखा क्षेत्र है, यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, हम देश चलाने में नंबर 1 है,
मगर अपने राज्य को चलाने में हमारी यह स्थिति हो गई कि हमारा सांसद हमारी बेइज्जती संसद में करा रहा है, वो जवाब नहीं दे पा रहे। लोकसभा के अध्यक्ष को बोलना पड़ रहा है, उठिए बैठिए आप। ये कहने का मतलब है, ये मौके देते हैं, हम विपक्ष के नेता होने के नाते बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं तो फिर इनको जो है इस बात का हो जाता है कि ये राज्य को बदनाम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 3 दिन के अंदर आप ये बताइए, यदि 2 हेलीकॉप्टर लगाकर आदमी नहीं निकल पा रहे तो उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ रही? इसलिए नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि वहां पर जा ही नहीं पाते, रहता है मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे होता है, और कई लोग वहां पर पैदल जो है ये पाटा तक आ गए। मेरा कहने का मतलब है, आपकी अव्यवस्थाओं के कारण, आपकी सत्ता में जिस तरीके से उदासीनता है, आपके कार्यप्रणाली में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, ये उसी का परिणाम है कि आपकी हर योजना में आरोप लगते हैं और आपसे जवाब नहीं बनता, और धीरे से जब आप फंसते हुए नजर आते हो तो लगे श्री राम, लगे हिंदू, लगे सनातनी, इससे कब तक रोटी खाओगे भाई? 10 साल में देश में तुमने 2 लाख करोड़ के सारे संस्थान बेच दिए, उत्तराखंड में पलायन तुम रोक नहीं पा रहे, राजधानी का पता नहीं है, बेरोजगारी की नौकरी बेच दी, संसाधनों में बाहर वाले बैठ गए, ठेकेदार से लेकर शराब माफिया सारे बाहर के हमारी छाती पे बैठ गए। ऐसे में उत्तराखंड की सरकार जब उत्तराखंड विरोधी काम करेगी, ठीक है शांति प्रसाद जी, देखिए यही उम्मीद है ना कि चीजें जो हैं वो बेहतर हों ताकि आपदा के इस मौके पर लोगों को मदद मिल सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातचीत रखने के लिए। तो पैकेज की मांग और दूसरी ओर देखिए सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष को इस पूरे मुद्दे पर घेरता हुआ नजर आ रहा है। और इस बुलेटिन में इतना ही।